बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर हमने रोल ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ लिया था और हमने ओपेरेंट कंडीशनिंग को डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम क्लासिकल कंडीशनिंग को पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो मैं बुक के ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि वाइट बोर्ड पे बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम और सेटअप चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर आपको वाइट बोर्ड पे चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वरना हम इसी तरह इसको कंटिन्यू लेके चलेंगे। अगर हम इस तरह लेके चलेंगे तो इस तरह ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकेंगे और मुश्किल भी कम से कम होगी। स्टार्ट करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने ओपेरेंट कंडीशनिंग को पढ़ लिया था। ओपेरेंट कंडीशनिंग, जिसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं, उसके अंदर आप नए बिहेवियर को अटेन करते हो या बिहेवियर में चेंज लाते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स और कंडीशन। अब क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर जिस तरह ओपेरेंट कंडीशनिंग के अंदर जो स्टिमुलस था वो अप्लाई होता था रिफ्लेक्स एक्शन के बाद, रिस्पॉन्स के बाद। ठीक है, लेकिन इस केस में क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर स्टिमुलस पहले अप्लाई होगा रिफ्लेक्स से और नया हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं कि इसमें 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये भी लर्निंग का थ्योरी है। अब इसको किस तरह से समझ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा एफएससी के अंदर कि एक चूहा था या एक डॉग थे। पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स के ऊपर। ठीक है, डॉग्स वाला एग्जांपल देता हूँ। तो वो करता क्या था कि डॉग्स को मीट देने से पहले, फूड देने से पहले वो एक बेल को रिंग करता था। तो जब बेल को रिंग करता था तो डॉगी को ऐसा लगता था कि इस बेल के बजाने के बाद मुझे खुराक मिल जाएगा, मुझे गोश्त मिल जाएगा। तो वो जैसे ही वो पावलोव बेल को रिंग करता था तो उस डॉग के मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होता था। ठीक है, तो उस डॉग ने क्या किया, उस डॉग ने उस बेल वाली रिंग को ये समझ लिया कि जैसे ही बेल बजेगी मुझे फ़ौरन ही फूड या मीट मिल जाएगा। तो उसने अपने जो रिस्पॉन्स था उसको उससे लिंक कर लिया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है। एग्जाम में इतने सारे एमसीक्यूज आते हैं, मैं आपको अभी से गारंटी से कह सकता हूँ 2 से 3 एमसीक्यू इसी टॉपिक में से आएगी ही आएगी। इसलिए ध्यान से समझ लेना कि यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से वर्ड्स ट्रिकी होते हैं। इनको हेर फेर करके थोड़ा सा बंदे का दिमाग खराब हो जाता है, तो आपने इसको ध्यान से समझना है। तो पहला फैक्टर है न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस, एक वर्ड होगा स्टिमुलस और दूसरा होगा रिस्पॉन्स। जैसे जो पावलोव वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 टाइप के स्टिमुलस थे। एक वो स्टिमुलस था जिसमें वो बेल को बजाता था, दूसरा स्टिमुलस फूड को देना। ठीक है, और डॉग का जो रिस्पॉन्स था वो एक ही था। ठीक है, लेकिन स्टिमुलस के नतीजे में वो रिस्पॉन्स को भी हम 2 में डिवाइड कर देते हैं। रिस्पॉन्स ये था कि वो सलाइवा प्रोड्यूस करता था, सलाइवेशन होती थी, लेकिन वो सलाइवेशन जो बेल के रिंग के होने पे होती थी वो थोड़ी सी क्या थी, वो कंडीशन थी, लेकिन जो फूड पे मिलता था वो अनकंडीशनल थी। तो न्यूट्रल स्टिमुलस ऐसा स्टिमुलस होता है जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स करवा देता है। ठीक हो गया, या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स खुद ही वो हो सकता है। तो न्यूट्रल स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जो किसी ना किसी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करवाता है। ठीक है, ओके। न्यूट्रल स्टिमुलस को हम कंडीशन स्टिमुलस भी बोल देते हैं, यानी ये नया वाला रिस्पॉन्स होगा। नॉर्मली न्यूट्रल स्टिमुलस होता क्या है कि कभी भी अगर वो सिर्फ बेल बजाता रहता है पावलोव, तो वो नॉर्मली सलाइवा प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये न्यूट्रल स्टिमुलस है। लेकिन जब वो फूड देता था तब वो सलाइवेशन प्रोड्यूस होगा, तब उसको बोलेंगे अनकंडीशन स्टिमुलस। ठीक हो गया, तो कंडीशन स्टिमुलस जिसको न्यूट्रल स्टिमुलस कहते हैं वो आपने पेयर्ड करना होता है किसके साथ, अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ। अनकंडीशन स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जो नेचुरली इनहेरिटेंटली बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे वो उसको फूड देता था, मीट देने के बाद उसका ऑटोमेटिकली सलाइवा प्रोड्यूस होता था, नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो नेचुरल रिस्पॉन्स को अनकंडीशन बोलते हैं, जबकि न्यूट्रल को हम कंडीशन स्टिमुलस बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको स्टिमुलस समझ आ गया होगा। न्यूट्रल स्टिमुलस या कंडीशन स्टिमुलस, दूसरी तरफ अनकंडीशन स्टिमुलस या उसको हम नेचुरल स्टिमुलस भी बोल देते हैं। ओके, ठीक हो गया। एक मैंने कुछ एमसीक्यूज नोट किए हुए हैं, वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्राइंग ऑन लुकिंग वाइट कोट। बच्चे जब देखते हैं कि वाइट कोट किसी ने पहना हुआ है तो रोना शुरू हो जाते हैं। तो असल में इन्होंने क्या किस तरह से कंबाइन किया होता है कि पहले किसी वाइट कोट पहने हुए डॉक्टर ने टीका लगाया होगा, तो उन्होंने इसको लिंक कर लिया स्टिमुलस को वाइट कोट के साथ, कि वाइट कोट वाले बंदे को जब भी देखेंगे बच्चे ये कहेगा कि मुझे टीका लगा लेगा, इंजेक्शन लगा देगा, तो उसके नतीजे में क्राइंग वगैरह हो जाती है। तो वो कौन सा, वो भी इस पैराग्राफ में एमसीक्यू आया हुआ था। एक और एमसीक्यू भी था कि इनिशियल विजिट के ऊपर किसी का ब्लड ड्रा किया गया और उसको पेन हुआ था, तो वो नेक्स्ट विजिट के ऊपर उसको वैसे ही पेन वाली सेंसेशन फील होना या अच्छा फील ना करना, ये भी इसी के एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगा। अच्छा, बात कर रहा था मैं स्टिमुलस की, तो स्टिमुलस 2 टाइप के हो गए हैं, न्यूट्रल जिसको कंडीशन बोलती है, दूसरा अनकंडीशन स्टिमुलस है। अब इसके बाद बारी है रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स भी 2 टाइप का होगा, एक होगा कंडीशन रिस्पॉन्स और दूसरा कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, जो कंडीशन रिस्पॉन्स होगा, नाम से लग रहा है कि ये किससे लिंक होगा, कंडीशन स्टिमुलस से, कि जब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ऐसे स्टिमुलस के साथ लिंक
कर देंगे जिसको हम कंडीशन स्टिमुलस या न्यूट्रल स्टिमुलस बोलेंगे। नॉर्मली वो स्टिमुलस कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं कर पाता था, जैसे अगर बेल बजाने पे डॉग के अंदर कोई ऐसा सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता नॉर्मली, तो इसको बोलते हैं कंडीशन। लेकिन जब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऐसे स्टिमुलस के साथ क्या कर लेती है, कंपेयर कर लेती है या फिर जोड़ देते हैं जो कि नेचुरल स्टिमुलस होता है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस, तो उसको बोलते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स। अनकंडीशन रिस्पॉन्स या कंडीशन रिस्पॉन्स दोनों केस में डॉग की स्लाइवेशन थी, लेकिन वो स्टिमुलस के साथ जो था पेयर्ड था वो डिफरेंट था, ठीक हो गया। अगर वो स्टिमुलस पेयर्ड होगा कंडीशन स्टिमुलस के साथ, तो कंडीशन रिस्पॉन्स अगर वन कंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर्ड होगा तो उसको बोलेंगे अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा 4 डेफिनेशंस। अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट लिखा गया है जिसको मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं दोबारा आपको बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपेरेंट कंडीशनिंग, इसमें क्या फ़र्क होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर स्टिमुलस जो हम अप्लाई करते हैं रिफ्लेक्स से पहले अप्लाई करते हैं। जैसे जो स्टिमुलस था, स्टिमुलस भी 2 कैटेगरी का हो सकता है, न्यूट्रल या कंडीशन, दूसरा अनकंडीशन होता है। लेकिन ऑपेरेंट कंडीशनिंग के अंदर जो स्टिमुलस होता है वो रिफ्लेक्स के बाद होता है, और जो नया बिहेवियर चेंज हो सकता है या नया बिहेवियर को एक्वायर कर सकता है। इसको डिस्कवर किया था पावलोव ने, लेकिन ऑपेरेंट कंडीशनिंग को डिस्कवर या डेवलप किया था स्किनर ने, ठीक हो गया। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर एसोसिएशन होता है स्टिमुलस का और रिस्पॉन्स का, जिसमें इसमें एसोसिएशन नहीं होता बल्कि इसमें रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट वाला फार्मूला चलता है। ये इनवॉलंटरी और ऑटोमेटिक होता है। जो वॉलंटरी होता है इन्वायरमेंट के ऊपर ऑपरेट करता है। पैसिवली लर्निंग है, इनवॉलंटरी हो तो पैसिव होगा, जबकि एक्टिव लर्निंग होती है, खुद ब खुद सीखना पड़ता होता है, ठीक है। ओके, अब पूरे एक्सपेरिमेंट को पढ़ लेते हैं। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग के बेसिक कंडीशनिंग के प्रिंसिपल को डेवलप किया था। किस तरह से किया था कि वही बता रहा हूँ कि जब वो फूड देता था जिसको अनकंडीशन स्टिमुलस कह सकते हैं, तो अनकंडीशन स्टिमुलस के नतीजे में वो डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करता था। उस सलाइवेशन को अनकंडीशन रिस्पॉन्स बोलते हैं, क्योंकि ये अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ कपल्ड था, पेयर्ड था। लेकिन वो ये करता था कि फूड देने से पहले वो बेल को बजाता था, तो बेल को बजाने की वजह से उसने जो बेल के रिंगिंग वाले को फूड से क्या कर लिया, पेयर्ड कर लिया। तो आइंदा से ये होता था कि जब भी वो बेल बजाता तो डॉग का स्लाइवेशन एक्टिवेट हो जाता, स्लाइवेशन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता था, यानी वो स्लाइवा प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता था, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिमिलरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पीपल होते हैं कि जब भी वो मैकडोनल्ड के नाम को पढ़ते हैं तो वो उसको लिंक कर लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं, पेयर्ड कर लेते हैं किसी न किसी टेस्टी फूड के साथ। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एक्सटिंक्शन होती है। एक्सटिंक्शन ये वो प्रोसेस है जिसमें कंडीशन रिस्पॉन्स आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता रहेगा। अगर आपने कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ ना मिलाया, फॉर एग्जांपल कि अगर सिर्फ बेल को बजाया और कोई फूड नहीं दी, तो जो स्लाइवेशन होगी जो बेल की रिंगिंग की वजह से प्रोड्यूस हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी, जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन, यानी जिसके अंदर कंडीशन रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाएगा अगर आप कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर्ड नहीं करते, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको एक्सटेंशन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब लर्निंग के प्रिंसिपल्स को क्लिनिकल साइड के ऊपर अप्लाई करना है, तो पहले ऑपेरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं और फिर इसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एग्जांपल्स लिखी हुई हैं और आपको अभी से कह रहा हूँ एग्जाम के अंदर एससीक्यूज और एमसीक्यूज में एज इट इज़ हूबहू इनकी वर्डिंग आ जाती है, इसलिए ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है और उसको रट्टा मार लेना। मैं आपको कहता हूँ आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा वाइवा के अंदर भी, और एमसीक्यूज एससीक्यूज में तो स्टेटमेंट्स वैसे की वैसी आ जाती है। स्टार्ट करते हैं लर्निंग प्रिंसिपल्स इन क्लिनिकल सेटिंग के। ऑपेरेंट कंडीशनिंग को हम यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट बैड हैबिट्स। अब इसकी तकरीबन 5 एग्जाम्पल्स दी हुई है। पहले हम इसको तर्जुमा कर लेते हैं। ट्राई टू डिस्कवर व्हाट इज रीइंफोर्सिंग अ बैड हैबिट। सबसे पहले आपने ये पता चलाना है कि वो कौन सी चीज़ है जो बैड हैबिट को प्रमोट कर रही है, मजबूत कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है, और फिर आपने रीइंफोर्समेंट को अवॉइड करना है या डिले करना है। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। आसिफ एक मेडिकल स्टूडेंट था, ठीक है, लेकिन जब वो पढ़ाई करता था तो पढ़ाई करने के दौरान वो लंबे लंबे ब्रेक लेता था और ब्रेक के अंदर वो टीवी देखता था, ठीक है। अब वो टीवी को देखना ये रीइंफोर्समेंट है। जो टीवी को देखना, साफ सी बात है कि कौन नहीं चाहता कि टीवी पर वो स्पोर्ट्स या अपने मनपसंद चीज़ को ना देखे, लेकिन जब वो टीवी को देखता था तो उसके ब्रेक्स काफ़ी बड़े हो जाते थे, ठीक हो गया। ओके, और टीवी को बार बार देखना वो उसको मजबूर करता था कि वो और फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ले, ठीक है। तो ये पूरा एग्जाम्पल बताई हुई है। अब इसको इम्प्रूव कैसे करना, सोल्यूशन क्या है अपनी स्टडी हैबिट को इम्प्रूव करने के लिए? तो आपने ये पहले ये देख लिया कि वो कौन सी चीज़ थी जो उसको रीइंफोर्स कर रही थी। बैड हैबिट क्या है कि बड़े बड़े ब्रेक्स लेना। कौन रीइंफोर्स कर रहा था? टीवी देखना।
टीवी की वाचिंग, ठीक हो गया। तो हमने टीवी के वाचिंग वाले स्टिमुलस को निकाल देना है, ठीक हो गया। तो आसिफ करेगा क्या, आसिफ को चाहिए कि वो उस जगह से पढ़े जो वो टीवी से काफ़ी ज़्यादा दूर हो, इससे वो रीइंफोर्समेंट को अवॉइड कर लेगा, या फिर वो रीइंफोर्समेंट को डिले कर ले। जैसे 2 घंटे पढ़ने के बाद वो सिर्फ आधा घंटा टीवी देखे, यानी 2 घंटे पढ़ने के बाद ऐसा ना हो कि 3 घंटे टीवी देखना शुरू कर दे, बल्कि 2 घंटे के बाद सिर्फ आधा घंटा टीवी देखे, तो उसने रीइंफोर्समेंट वाली चीज़ों को उसने डिले कर दिया है। लेकिन अगर वो टीवी वाले रूम से दूर रहे, पार्क में जाके पढ़ ले, तो वो रीइंफोर्समेंट को अवॉइड कर लेगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल जिसमें ट्राई टू डिस्कवर व्हाट इज रीइंफोर्समेंट बैड हैबिट। तो फराह एक मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन उसकी एक डिफरेंट प्रॉब्लम थी। जैसे ही वो शाम को पढ़ती थी तो उसकी कंसंट्रेशन सिर्फ 15 मिनट तक रहती थी। ये तकरीबन तमाम मेडिकल स्टूडेंट के साथ है। लेकिन फिर इसके बाद वो किचन में जाके स्नैक्स लेके आती थी, ठीक हो गया। ओके, और इस तरह इस आदत की वजह से ना सिर्फ वो पढ़ाई में अच्छी ना रही, और बल्कि इसने वेट भी अच्छा खासा गेन कर लिया। ओके, तो कौन इसको बैड हैबिट क्या थी, खाना खाना, और कौन रीइंफोर्स कर रहा था, किचन वगैरह, ठीक हो गया। ओके, और तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो जो स्नैक्स कह रहा हूँ स्नैक्स, ओके, तो बार बार स्नैक्स को लेके जाना और उनको खाना, ये उसको स्टिमुलेट करवा रहा था कि वो आगे फूड ले और पढ़ाई को अवॉइड कर ले। तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले उसको पढ़ाई स्कूल में या लाइब्रेरी में करनी चाहिए, जहाँ पर उसको जो खाना खाने की एक इम्पल्स होती है और जो रिवार्ड होता है उसके दरमियान कोई ना कोई डिले हो चुके। यानी स्कूल में या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेंगे तो उसको जाना पड़ेगा किसी न किसी कैंटीन में, किचन तो होगा ही नहीं साथ, तो एक डिले आ जाएगा बिटवीन द इम्पल्स टू ईट एंड द रिवार्ड ऑफ स्नैकिंग। इसके बाद घर के अंदर वो ऐसी चीज़ों को ले जो सिर्फ प्रिपरेशन को ही रिक्वायर करती है, ठीक हो गया। यानी जो स्नैक्स वाली चीज़ें हैं वो उनको घर में ना रखे, ठीक हो गया। यानी अगर उसने स्नैक्स लेने जाना भी है तो उसको वॉक करना पड़े, खुद जाना पड़े, और खुद जाने की वजह से वो वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये 2 एग्जांपल्स थे, ट्राई टू डिस्कवर व्हाट इज रीइंफोर्समेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है अवॉइड और नैरो डाउन क्यूज दैट इलिसिट द बैड हैबिट। पहले एग्जांपल को समझते हैं। मिस्टर जावेद स्मोकिंग छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसको कम करना चाहता था। तो वो छोड़ना नहीं चाहता था कंप्लीटली, लेकिन उसको कम करना चाहता था। तो उसने ऐसी तमाम चीज़ें जो स्मोकिंग को इंडिकेट करती है, तो स्मोकिंग को सिग्नल करती है, उनको बोलते हैं क्यूज, उसने हर चीज़ें रिमूव कर दी अपनी डेली लाइफ रूटीन से। फॉर एग्जांपल उसने एश ट्रे हटा ली, माचिस अपने पास से हटा लिया, एक्स्ट्रा सिगरेट अपने घर से, कार से और ऑफिस से उठा लिया, ठीक है। और वो स्मोकर से भी दूर रहने की कोशिश करता था। खाना खाने के बाद वो एक वॉक करता था, अपने सिगरेट्स को घर में छोड़ देता था और अपने मुंह के अंदर चिंगम को रखना पसंद करता था एज़ कम्पेयर टू सिगरेट, जब वो उदास होता था। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, ओके। अपनी स्मोकिंग को कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए उसको अपने क्यूज़ क्या होते हैं, सिग्नल या इशारे या सजेशंस होते हैं। तो वो स्मोकिंग के क्यूज़ को मज़ीद नैरो डाउन कर सकता है। कैसे, कि वो स्मोकिंग सिर्फ बिल्डिंग के अंदर करे, कार के अंदर या कार के बाहर ना करे। इसके अलावा वो अपनी स्मोकिंग को लिमिट कर दे अपने घर तक, और फिर वो लिमिट करे अपने रूम तक, फिर वो उसको लिमिट करे चेयर तक, ठीक हो गया। और फिर वो इसके बाद किसी स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर, और फिर इसके बाद वो स्मोकिंग को तकरीबन ख़त्म कर सकता है। तो इस तरह से वो नैरो डाउन करे, ओके। इसके बाद है मेक एन इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई दैट यूजुअली प्रीसीड्स द बैड हैबिट। इसके एग्जांपल लेते हैं। मरियम बाइट्स हर नेल, कि मरियम अपने नाखून को इतना चबाती थी कि वो बहुत पेनफुल हो जाते थे, और उनको देखना भी वो गवारा नहीं करती थी, यानी देखने के भी काबिल नहीं थे, ओके। लेकिन वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ही नाखून को चबाती थी, और वो चाहती थी कि वो इस सिचुएशन के अंदर इसका सिचुएशन और इसके नाखून खाने की आदत उसको ख़त्म कर सके। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, मरियम को ऐसे तमाम इनकम्पैटिबल बिहेवियर को इंडिकेट करना चाहिए। पहले इन तमाम इनकम्पैटिबल बिहेवियर की लिस्ट बनानी चाहिए जिसके अंदर वो नाखून खाती थी, या जिसमें वो नाखून खाने पे मजबूर हो जाती थी, ठीक हो गया। फिर वो इस सिचुएशन के अंदर अपने हैंड्स को पॉकेट्स के अंदर रखे, या अपने क्लास के नोट्स बनाना शुरू करे, तस्वीरें बनाना शुरू करे, या आर्म्स को क्रॉस कर ले, गम्स को च्यू करे, या अपने बालों की कंघी करे। इन शॉर्ट कि वो अपने हैंड्स को बिजी कर ले, जिसकी वजह से जब उसकी नज़र अपने नाखूनों पे जाएगी नहीं तो वो चबाएगी भी नहीं। इसके बाद है यूज नेगेटिव प्रैक्टिस टू एसोसिएट अ बैड हैबिट विद डिस्कम्फर्ट। फॉर एग्जाम्पल
हसन को एक फेशियल टिक था। टिक जैसे आंखें जो कहते हैं फड़फड़ा रही होती हैं, ओके, जब वो नर्वस होता था, ठीक है। जो टिक था वो जैसे राइट आई की स्क्विंटिंग हो गया, विंक हो गया, जिसकी वजह से वो सोशल एम्बरेसमेंट होती थी, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तो किस तरह से करना, नेगेटिव प्रैक्टिस को यूज़ करना है टू एसोसिएट अ बैड हैबिट विद डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तो नेगेटिव प्रैक्टिस के अंदर एक रिस्पॉन्स को इतनी मरतबा दोहराएगी कि वो इतना ज़्यादा बोरिंग हो जाए, पेनफुल हो जाए या फटीग हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से उस हैबिट की अवेयरनेस हो जाएगा और उसकी डिस्करेज करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। किस तरह से कि हसन मिरर के सामने खड़ा हो जाए और अपने टिक को इतनी मरतबा रिपीट करे, इतनी मरतबा रिपीट करे कि उसके मसल्स अनकंफर्टेबल हो जाए, फेशियल मसल बहुत ज़्यादा थक जाए, फटीग हो जाए, ठीक हो गया। इसके अलावा वो अपने रिस्ट में रबर बैंड्स पहन लिया करे और इसको स्ट्रेच करके अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करे, और जब भी वो विंक करे, जब भी वो फड़फड़ाए इसकी आंखें, तो वो अपने फेस के ऊपर स्लैप करे, ठीक हो गया। तो जो स्लैप करना या बार बार दोहराना वो नेगेटिव प्रैक्टिस होती है, जिसके अंदर आप बैड हैबिट को डिस्कम्फर्ट के साथ एसोसिएट कर जाते हो। फाइनली वो इस आदत को छोड़ सकेगा। नेक्स्ट है यूटिलाइज फीडबैक टू चेंज बैड हैबिट। अब आपने लास्ट में करना क्या है, लास्ट में आपने वो उन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड बनाना है जो आपको थोड़ा-सा ये बताती है कि ये बैड हैबिट्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये याद रखना है या ये नोट करना है कि आप कितनी मरतबा क्लास में लेट पहुँचे, आपने कितनी मरतबा सिगरेट पी, आपने जब पढ़ रहे थे तो आपने कितना टाइम वेस्ट किया, कितना ज़्यादा यूटिलाइज़ किया, कितनी मरतबा आपने फिंगर्स को नेल्स को चबा लिया, या कितनी मरतबा आपने कसम खाई, या कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो ये सारा आ जाएगा फीडबैक में, और जब आपको नंबर्स का पता चल जाएगा, जैसे अगर आप 2 घंटे पढ़ाई करने के लिए बैठे लेकिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 घंटा पढ़ा और 1 घंटा ज़ाया कर दिया, ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम कोशिश करोगे मेरा 1 घंटा ये ज़ाया भी ना हो। तो इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। अब ये सारे के सारे थे ओपेरेंट के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आपने स्टिमुलस पहले अप्लाई कर देना, रिस्पॉन्स बाद में आएगा, ठीक है। तो पहला है एक्विजिशन ऑफ फियर एंड द एंग्जायटी अबाउट हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल के बारे में जो एक फोबिया होता है, एक खौफ होता है, एक परेशानी वाला आलम होता है कि हॉस्पिटल में एक मरतबा कुछ चला गया, रजिस्टर में कुछ चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। इसको ख़त्म करना। कीमोथेरेपी के लिए कीमोथेरेपी का जो एक मिथ होती है कि जिस बंदे की कीमोथेरेपी होती है वो ज़िंदा बचेगा ही नहीं। लास्ट है ट्रीटमेंट फोबियाज़, ओके। फोबियाज़ का क्या ट्रीटमेंट होता है, स्टार्ट करते हैं। एक्विजिशन ऑफ फियर एंड एंजाइटी अबाउट हॉस्पिटल। बच्चों और बड़ों दोनों के अंदर, खास तौर पे देहात के रहने वाले लोगों के अंदर ये कहती है कि हॉस्पिटल और डॉक्टर्स दोनों के दोनों मनहूस होते हैं, यानी वो उनको पसंद नहीं करते होते। चिल्ड्रन, स्पेसिफिकली चिल्ड्रन, जब बच्चे किसी डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर के वाइट कोट को देखते हैं, या जैसे ही वो वार्ड के अंदर आते हैं तो उनको दवाइयों की बू आ रही होती है, तो वो रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस क्यों रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको शायद पहले, बहुत अरसा पहले इनको कोई इंजेक्शन लगा था या कोई आईवी लाइन से कोई ड्रिप वगैरह लगाई गई थी और वो थोड़ा सा पेनफुल थी, इनको पेन हुआ था या उन्होंने खुद पेन क्रिएट कर लिया था। तो वो नेक्स्ट टाइम जब इस वार्ड में आते हैं तो वो फेयर फील करते हैं, ठीक हो गया। यानी इस केस में इन्होंने क्या कर लिया, पेयर कर लिया न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है, वाइट कोट होता है, और जो किससे एसोसिएट कर लिया, पेनफुल इवेंट्स जो इंजेक्शन में और ड्रिप्स वगैरह के साथ एसोसिएटेड थे, ठीक हो गया। जिसकी वजह से बहुत सारे जो पीडियाट्रिक्स होते हैं वो ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म को वेयर नहीं करते, यानी वाइट कोट वगैरह नहीं पहनते, ओटी ड्रेस नहीं पहनते, ठीक हो गया, ताकि पेयर्ड रिस्पॉन्स वहाँ पे ना आ सके, ओके। तो पहला तो ये हो जाएगा एक्विजिशन ऑफ फियर एंड एंजाइटी अबाउट हॉस्पिटल। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी फॉर कैंसर। जो कीमोथेरेपी होती है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हाईली अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है पेशेंट के लिए, जिसमें पेशेंट को वीकली हाईली पावरफुल साइटोटॉक्सिक ड्रग के इंजेक्शन दिए जाते हैं। उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, पेशेंट के बाल गिर जाते हैं, नोजिया वॉमिटिंग होती है, पेशेंट बीमार हो जाता है, वो कुछ खा नहीं सकता होता है। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशंस होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो पेशेंट आते हैं कीमोथेरेपी के नेक्स्ट राउंड के लिए, तो वैसा फील करते हैं कि अभी से उनको वॉमिटिंग आ रही है, अभी से नोज़िया आ रहा है, ठीक हो गया, ओके। तो ये भी आ सकता है। लास्ट हेडिंग में आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फोबियाज। फोबिया को किस तरह से डिफाइन करते हैं, इंटेंस इरेशनल फियर होता है, इरेशनल जिसकी कोई मंतक ही नहीं होती, कोई लॉजिक ही नहीं होती, किसी भी ऑब्जेक्ट का या एनिमल का सिचुएशन का फियर हो सकता है और उसको बार बार अवॉइड करते रहते हैं। जैसे कुछ लोगों को हाइट का फोबिया होता है जिसको एक्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक हो गया। तो उसको बोलते हैं फोबिया। फोबिया को किस तरह से एलिमिनेट करना है, जो फोबिया को एलिमिनेट कराने के लिए जो क्लासिकल कंडीशनिंग वाला प्रिंसिपल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। 3-4 मरतबा एमसीक्यू आ चुका है, इसको नोट कर लेना। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन फोबिया को मिनिमाइज करने के लिए होता है। सबसे पहले पेशेंट को आपने रिलैक्स करना होता है फुली थ्रू द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक रिलैक्सेशन टेक्निक। अब रिलैक्सेशन टेक्निक के बाद जब पेशेंट रिलैक्स हो जाता है तो आप पेशेंट को कहती हो कि अपने माइंड के अंदर इमेजिन करे जिस चीज़ से वो डरता है, हाइट वाली चीज़ को इमेजिन करे, ठीक है, या कि कोई कुत्ते से डरता है तो वो उस चीज़ को इमेजिन करना शुरू कर दे, ठीक है। यानी वो कहती है कि पेशेंट अपने माइंड के अंदर उसकी ड्राइंग बनाए। जैसे जैसे पेशेंट को एंजाइटी फील होती है तो फिर वो
पेशेंट को कहते हैं कि आपको जैसे ही कोई परेशानी फील हो, एंजाइटी फील हो, तो आप अपने फिंगर को रेज़ कर देना है और जब ऐसा हो तो उसको फुली रिलैक्स कर देना बाय यूजिंग रिलैक्सेशन मेथड। अब रिलैक्सेशन मेथड होता है क्या है, ये लास्ट चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है, सेक्शन ई के अंदर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है। आहिस्ता 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 वो अपने फियर के ऊपर काबू कर लेगा। तो ये वाला जो मेथड होगा ये सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर आपने जो फोबिक स्टिमुलस होता है उसको आपने डिसेंसिटाइज कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया है। फाइनली वो बंदा कुत्तों से डरना या हाइट से डरना छोड़ देगा। तो ये था फोबिया का ट्रीटमेंट। इस तरह से हमने क्लासिकल कंडीशनिंग और पेरेंट कंडीशनिंग को पढ़ लिया है। पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया है साइकोलॉजी का, वो था लर्निंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।